तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक बड़ा टॉपिक है और उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इसको कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर इन जनरल हम पहले डिस्कस करेंगे कि कीमोथेरेपी क्या होता है। ओके, व्हाट इज कीमोथेरेपी, यहाँ पर दिया है कीमोथेरेपी। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कीमोथेरेपी ये जो वर्ड है, आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में अगर जानना है तो आपको उसको तोड़ना होगा, उसका पोस्टमार्टम करना होगा। ओके, तो कीमोथेरेपी ये भी जो वर्ड है ये दो वर्ड से बनता है और उसका नाम ही आपको उसका मीनिंग बताता है। व्हाट इज कीमो? कीमो इट इज नथिंग बट एनी केमिकल सब्सटेंस। दुनिया में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मौजूद है। ओके, केमिकल एंटिटी है, केमिकल मॉलिक्यूल्स है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ओके, उसकी मदद से, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की मदद से आप अगर कोई थेरेपी करते हो, ओके, व्हाट इज थेरेपी? थेरेपी इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट। ओके, जैसे कि आपने सुना होगा कि फिजियोथेरेपी, ओके, नेचुरोथेरेपी होता है। ओके, वैसे ही ये है कीमोथेरेपी की केमिकल्स की वजह से हाईली इफेक्टिव या फिर हाईली पोटेंट, पोटेंट मतलब इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव, हाईली पोटेंट केमिकल की मदद से जो भी हम थेरेपी करते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। तो वैसे तो आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, लेकिन सिर्फ किसके ट्रीटमेंट में? तो कैंसर के ट्रीटमेंट में। अभी भी हम देखते हैं कि किसी को अगर कैंसर होता है तो हम कहते हैं कि वो ही इज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी। ओके, उसकी कीमोथेरेपी हो रही है। तो क्यों ऐसा हुआ कि कैंसर के बारे में ही हमने उस टर्म को रेस्ट्रिक्ट कर लिया? अभी आज के दुनिया में, आज के समय में कैंसर की ट्रीटमेंट को ही कीमोथेरेपी कहा जाता है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सेलुलर डिसीज है, सेल के डिसीज है, जो हमारे सेल को होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। ओके, जैसे कि पुराने ज़माने में, अभी हमने क्या किया, नए नए एडवांस ड्रग हमने क्या किया, उसका सिंथेसिस किया है या फिर उसको डिस्कवर किया है। लेकिन पुराने ज़माने में कीमोथेरेपी लगभग बहुत सारे और डिसीज में भी देनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ वेरी लेंथी डिसीज, हम कह सकते हैं क्रोनिक डिसीज उसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है ट्यूबरकुलोसिस। उसके साथ लेप्रेसी है, जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग कहा जाता है। तो ये कुष्ठ रोग है या फिर लेप्रेसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस जैसे बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिसमें हम कीमोथेरेपी को अपनाते हैं। लेकिन मेनली अभी हम कैंसर, अभी आज के दुनिया में कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है, क्योंकि हाईली इफेक्टिव केमिकल्स की जो यूज़ है हम जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट में ही करते हैं। तो ऐसा क्यों है? सिर्फ कैंसर के ट्रीटमेंट में ही या फिर जो भी ऐसे डेंजरस डिसीज है उसके केस में ही हम कीमोथेरेपी क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम केमिकल यूज़ करने वाले हैं वो कौन से केमिकल है? वो हजार्डस केमिकल है। ओके, और उससे हो सकता है कि जो कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल के साथ साथ हमारे खुद के बॉडी के नॉर्मल सेल वो भी उसमें डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो उसके साइड इफेक्ट भी क्या है? ज़्यादा है। ओके, इसीलिए हम सुनते हैं कि जो भी कैंसर के पेशेंट है जो कीमोथेरेपी लेते हैं उनके सारे बाल झड़ जाते हैं। ओके, उनकी स्किन में पूरी तरह से इचिंग वगैरह होने लगती है। स्किन के जो एपिथेलियल सेल है उसके ऊपर ज़्यादातर इसका साइड इफेक्ट होता है। ओके, तो उस वजह से कीमोथेरेपी इट इज़ वेरी इफेक्टिव थेरेपी बट इट आल्सो हैज़ साइड इफेक्ट, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। ओके, तो कीमोथेरेपी अभी हमें पता चल गया कि व्हाट इज कीमोथेरेपी। अभी कीमोथेरेपी मतलब केमिकल की मदद से थेरेपी करना, और इस कीमोथेरेपी में हम एंटीबायोटिक्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ओके, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? तो अभी फिर से हमें एक दूसरी टर्म समझनी होगी, एंटीबायोटिक्स। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है एंटी मतलब ऑपोजिट, बायोसिस मतलब लाइफ। ओके, तो लाइफ के ऑपोजिट जो है उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइफ के ऑपोजिट मतलब हमारी खुद की लाइफ, ह्यूमन लाइफ, मतलब हम ऐसे ड्रग क्यों लेंगे या फिर ऐसे ट्रीटमेंट क्यों करेंगे जो हमारे खुद के लाइफ के ऑपोजिट होंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लाइफ का मीनिंग यहाँ पर है जो भी बैक्टीरिया,
ओके, जो भी फंगस, जो भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया है, ओके, और हमारे बॉडी को एज अ होस्ट वो यूज कर रहा है, ओके, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी ये जो बॉडी है वो उसके लिए होस्ट की तरह काम करती है, ओके। तो हमारा टारगेट कौन है? हमारा टारगेट है, किसकी लाइफ हमारी टारगेट है? तो बैक्टीरिया की जो लाइफ है या फंगस की जो लाइफ है, ओके, उसकी लाइफ हमें टारगेट करनी है। इन शॉर्ट हमारा दुश्मन यहाँ पर कौन है? हमारा दुश्मन यहाँ पर है बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर जो भी वायरस जो भी हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है वो हमारा कौन है? टारगेट। और उस टारगेट को हमें किल करना है, ओके। तो एंटीबायोटिक मतलब क्या है? ऐसे एजेंट जो हम यूज करते किस चीज के लिए? उस चीज के लिए, उस लाइफ को खत्म करने के लिए। किसकी लाइफ खत्म करने के लिए? बैक्टीरिया की लाइफ, फंगस की लाइफ, वायरस की लाइफ, प्रोटोजोआ की लाइफ, या जो भी फॉरेन पार्टिकल या जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे, पार्टिकल तो डस्ट वगैरह भी होता है, लेकिन जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है और हमारे बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है फॉर देयर लिविंगहुड, ओके, उनको जीने के लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, हमारे बॉडी के जो भी न्यूट्रिशन है वो अपनी तरफ खींच रहा है और उससे हमारी जो बॉडी है धीरे 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 ज़्यादा बीमार होती जा रही है। उस बैक्टीरिया को, फंगस को या फिर वायरस को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल करने का काम हम एक एजेंट के थ्रू करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक, ओके। अभी लेकिन एंटीबायोटिक ये अलग वर्ड क्यों? फिर जो भी हम ड्रग लेते हैं वो तो काम तो वही करते हैं, इनको किल करने का ही काम करते हैं। जो भी पूरा हम मेडिसिन लेते हैं वो उस बैक्टीरिया वायरस को ही किल करने का काम करते हैं। तो फिर ये एंटीबायोटिक में और अदर जो ड्रग्स है उसमें क्या डिफरेंस है? ओके, तो ये डिफरेंस समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको समझनी होगी, ओके। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंटीबायोटिक्स आखिर किस तरह से इनको किल करते हैं, ये एक नया टर्म क्यों लाया गया, उसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको ये पता लगने के लिए आपको एक मूवी की स्टोरी पता होना जरूरी है। आप सभी ने आई होप कि शोले ये जो फिल्म है वो देखी होगी। तो ये पॉपुलर फिल्म है और शोले जो फिल्म है उसकी जो कथा है उसमें क्या बताया है कि दुश्मन को पहले समझना है। दुश्मन कौन है? शोले फिल्म का दुश्मन कौन है? गब्बर, ओके। तो गब्बर दुश्मन है, किसका दुश्मन है? अभी ये यहाँ पर ये है संजीव कुमार, वो ठाकुर उसको हम कहते हैं। ठाकुर का दुश्मन कौन है? गब्बर है। ठाकुर की पूरी फैमिली, उसके हाथ तक उसने नहीं छोड़ा, उसके हाथ और उसकी पूरी फैमिली गब्बर ने वहाँ पर काट दी है, मार दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर कौन है? ठाकुर इज द होस्ट, ठाकुर होस्ट है और ठाकुर के पूरे फैमिली के ऊपर कब्जा किया है। ठाकुर के पूरी जिंदगी को तहस नहस करने का काम किसने किया है? गब्बर ने किया है। तो गब्बर यहाँ पर हमारा कौन है? टारगेट, ओके। और किसी भी दुश्मन को अगर हमें किल करना है तो सबसे पहले उस दुश्मन के बारे में जानना पड़ता है, उस दुश्मन को फॉलो करना पड़ता है कि वो किस तरह से जीता है, उसकी कमजोरियाँ क्या है, ओके, उसकी खासियत क्या है, ओके। जैसे कि आपने कहा, हमने स्टोरी में देखा है, शोले की स्टोरी में देखा है कि सबसे पहले गब्बर को उसका अड्डा कहाँ पर है, वो कहाँ पर रहता है, किस तरह से रहता है, उसका खाना पीना कैसे चलता है, ओके, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद सबसे पहले अभी जो ठाकुर है उसके पास तो हाथ नहीं है, वो कैसे किल करेगा? तब वो क्या करता है कि दो ऐसे जो आदमी है उसको हायर करता है, ओके। दो आदमी जो ऑलरेडी कौन है, वो भी गुनहगार है, ठाकुर की तरह ही है, ओके। लेकिन ठाकुर जितने वो बेरहम नहीं है, थोड़े रहम दिल है, लेकिन वो भी गुनहगार है, वो भी जेल में है, ओके, जिनको हम जय और वीरू कहते हैं। तो जय और वीरू को ठाकुर बुलाता है और कहता है कि आप दोनों को क्या करना होगा कि उस गब्बर को मारना होगा, ओके। तब ये जो जय और वीरू एक सवाल ठाकुर से पूछते हैं और वो सवाल जो है वही सवाल हमारे भी मन में आता है कि उन दोनों को ही क्यों चुना, ओके। बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर से, बहुत सारे ऐसे और मिलिट्री है, बहुत सारे लोग हैं जो गब्बर को किल कर सकते, तो इन दोनों को ही क्यों चुना, जय और वीरू। और तब ठाकुर जो डायलॉग उनको बोलता है, जो बात उनको कहता है, वही बेसिक थीम है हमारी इस मैकेनिज्म की, ओके। किस तरह एंटीबायोटिक किस तरह से काम करते हैं कि वो कहता है कि लोहा लोहे को काटता है,
ओके, ये जो वर्ड है अच्छी तरह से दिमाग में फिट हमारे बैठनी चाहिए कि एंटीबायोटिक किस तरह से काम करते हैं, लोहा लोहे को काटता है। ओके, तो ये जो जय और वीरू है, जय एंड वीरू आर आवर एंटीबायोटिक्स, वो हमारे एंटीबायोटिक्स है। तो गुनहगार की मदद लेकर दूसरे गुनहगार को किल करना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ शोले फिल्म। वो शोले फिल्म की स्टोरी है। और हमारी मैकेनिज्म की स्टोरी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेकर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। ओके, तो एंटीबायोटिक, अब तक तो हमने बहुत सारे ऐसे ड्रग देखे होंगे जो किल करते हैं किसको, बैक्टीरिया को, फंगस को, लेकिन बैक्टीरिया से ही किसी केमिकल एजेंट को निकालना, ओके, या फिर फंगस से ही, फंगस के ही शरीर से निकलने वाले जो केमिकल एजेंट है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स काम करते हैं किस तरह से। तो मैंने आपको शोले का एग्जांपल दिया था और उसमें मैंने कहा था कि लोहे को लोहा काटता है, और उसी तरह से जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है वैसे ही एंटीबायोटिक्स क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल एजेंट हम निकालने वाले हैं उसकी मदद से फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, फंगस को, वायरस को, जो भी है बाहर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम किल करने का काम करते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट आपको ये वर्ड है याद रखना है, लोहे को लोहा काटता है। आप शोले की जो स्टोरी है वो भी यहाँ पर याद रख सकते हो। ओके, तो ये हुआ एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसकी हिस्ट्री तो हम सबको पता है कि पेनिसिलिन, और बार बार हम सुन चुके हैं उसके बारे में कि सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सेरेंडिपिटी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी उनको इस एंटीबायोटिक की हुई थी। तो ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है। ओके, तो कीमोथेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक्स में जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हमें हमारे दुश्मन को मारना है तो जय वीरू ने क्या किया था, गब्बर को मारने से पहले उसकी पूरी स्टडी की कि उसका मतलब करना चाहिए, तो उसका जो भी खाना पीना था, राशन था, वो गांव से बंद कर दिया। तो अपने आप उसका अगर राशन बंद हो गया तो आधा तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के बगैर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हमारे एंटीबायोटिक भी किस तरह से काम करते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बैक्टीरिया किस तरह से काम करता है। हमें दुश्मन के बारे में सबसे पहले जानना होगा। अगर हम दुश्मन के बारे में जानते हैं तो हम उसके मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को तोड़ सकते हैं। जिस मैकेनिज्म से, प्रोसेस से वो बढ़ता है, काम करता है, जीता है, तो उस प्रोसेस को अगर हम कहीं पर तोड़ देंगे तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे सामने ये जो बॉक्स दिख रहा है, इट इज नथिंग बट द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है। ओके, तो ये बैक्टीरिया का सेल है और उसमें बहुत सारी ऐसी कुछ प्रोसेसेस चलती है, नॉर्मल प्रोसेस, जिसको अगर हम समझेंगे तो हम क्या कर सकेंगे, उसको किल करने का काम आसान हमारा हो जाएगा। ओके, तो एक प्रोसेस है इसमें। एक प्रोसेस क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें टेरिडीन होता है और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है। ये पूरी डिटेल हम बाद में देखने वाले। ओके, तो एक टेरिडीन और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड उसको प्रेजेंट होता है उसके सेल में, और या फिर उसको डाइट से मिलता है। और वैसे ही फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। फॉलिक एसिड हमें पता है कि विटामिन B9 है। ओके, और वो भी क्या करता है, वो होस्ट से लेता है। सब ये क्या करता है, होस्ट से लेता है। होस्ट से टेरिडीन लेगा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड लेगा, फिर फॉलिक एसिड भी लेगा। ओके, तो टेरिडीन और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका मिक्सचर होकर इन दोनों से बनता है डायहाइड्रोफॉलिक एसिड। ओके, और ये तो हुआ टेरिडीन और पाबा के मिक्सचर से बनता है डायहाइड्रोफॉलिक एसिड। उसी तरह से फॉलिक एसिड जो विटामिन B9 है, डाइट से हमें मिलता है। उस डाइटरी फॉलिक एसिड का भी कन्वर्जन होता है डायहाइड्रोफॉलिक एसिड में। ओके, डायहाइड्रोफॉलिक एसिड का कन्वर्जन बाद में फिर होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में। ओके, मतलब फॉलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, फिर उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो हो गया टेट्रा मतलब 4, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। ओके, ये जो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ओके, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स क्या है, हमें पता है, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, इनमें से आगे चलकर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसको हम DNA कहते हैं। ओके, तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर रिक्वायर्ड
फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ओके, जिसमें एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो सारे बेसिस है ये सारे प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस है, ओके। तो ये जनरल मेटाबॉलिज्म, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ जनरल मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से क्या बनता है, हमारा डीएनए बनता है, ओके। तो डीएनए बनने के बाद आगे डीएनए का क्या होता है, डीएनए क्या काम करता है, तो डीएनए अलग अलग काम करता है। एक पहला काम डीएनए क्या करता है कि खुद को रेप्लिकेट करता है, ओके। दूसरा डुप्लीकेट बनाता है, खुद का डुप्लीकेट बनाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हम इसको कहते हैं। तो एक डीएनए से दूसरे 2 डीएनए बनेंगे, तो इसको हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन की एक प्रोसेस है। उसके बाद डीएनए और एक काम करता है, डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए प्रोटीन बनाता है, जो कि प्रोटीन किसी भी बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में बहुत जरूरी होता है, या किसी बैक्टीरिया को ही नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हमारे बॉडी में भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। हमारे डे टू डे बेसिस के ऊपर जो भी हमें काम करने हैं उसमें प्रोटीन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो प्रोटीन और उससे प्रोटीन से बहुत सारे सेल डेवलप भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं, तो प्रोटीन इम्पोर्टेंट है। तो डीएनए एक तरफ तो खुद को रेप्लिकेट करता है, तो दूसरे डीएनए बनाता है। उसी तरह से डीएनए जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ओके। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है, वो जो खुद का जो डाटा है उस खुद के डाटा को कॉपी करके स्टोर करता है, ओके। उसका खुद का जो भी जेनेटिक डाटा होगा उसको कॉपी करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ओके। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कॉपी करना, ओके। जैसे अगर कोई एक पेन ड्राइव है, वह एक पेन ड्राइव से अगर हम डाटा मोबाइल में डाल रहे हैं या फिर किसी कंप्यूटर में डाल रहे हैं, तो दैट इज आवर ट्रांसक्रिप्शन। तो वैसे ही डीएनए का जो भी डाटा है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, दिस इज आरएनए, ओके। डीएनए, और यहाँ पर डीएनए क्या करता है, खुद का डाटा ट्रांसक्रिप्ट करता है और आरएनए में कन्वर्ट करता है। तो ये आरएनए कौन सा भी हो सकता है, इट मे बी मैसेंजर आरएनए, इट मे बी ट्रांसफर आरएनए, ओके। तो इस तरह से किसी भी टाइप का आरएनए हो सकता है। लेकिन अगर ये मैसेंजर आरएनए है, ओके, अगर ये मैसेंजर आरएनए है तो हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए के पास खुद का एक कुछ ऐसा मैसेज होता है, ओके। और उस मैसेज को पढ़कर, ओके, उसमें कौन से टाइप का मैसेज है, उस मैसेज को पढ़कर फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है। जिस तरह का मैसेज उस आरएनए में होगा उस तरह का प्रोटीन आगे चलकर बनेगा, ओके। लेकिन वो जो मैसेज है वो मैसेज एनकोडेड होता है, ओके। उसमें कोड पासवर्ड डाला हुआ होता है। तो जब तक उस पासवर्ड को या फिर वो जो कोडेड लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट नहीं करते, जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है, सी प्लस होती है, जावा एटसेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। तो वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज दैट इज इनपुट लैंग्वेज, वो इनपुट लैंग्वेज है, उसकी मदद से हम डाटा फिट करते हैं। लेकिन वो जो डाटा है या वो जो इनपुट लैंग्वेज है उसको कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमें दिखाने का काम कंप्यूटर करता है, ओके। तो उसी तरह से जो भी आरएनए है, आरएनए में जो भी डाटा प्रेजेंट है उसको ट्रांसलेट करने के बाद, उसका ट्रांसलेशन होने के बाद हमें प्रोटीन मिलता है। सो दीज आर वेरी 2 फेमस प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। इसमें अलग अलग बहुत सारे 3 सब टाइप्स भी होते हैं, 3 छोटी छोटी प्रोसेस भी होती है। इनिशिएशन होता है, तीनों में ट्रांसक्रिप्शन के भी 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होता है। इनिशिएशन होता है, देन एलोंगेशन होता है, और लास्ट इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग होती है, ओके। डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होने की स्टार्टिंग होती है, उसको हम इनिशिएशन कहते हैं। फिर इलोंगेशन मतलब बड़ा आरएनए बनता है, उसको हम इलोंगेशन कहते हैं। और एक समय पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वो जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाती है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब स्टॉप हो जाना। तो ट्रांसक्रिप्शन में भी ये 3 स्टेप होती है, वैसे ही ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप होती है, ओके। सेम स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें प्रोटीन मिलता है, ओके। या फिर बैक्टीरिया को प्रोटीन मिलता है। हम अभी बैक्टीरिया के ऊपर
यहाँ पर फोकस कर रही है। और ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये हो रही है एक सेल के अंदर, और सेल है तो सेल के ऊपर सेल वॉल है। ओके, ऊपर जो ब्लैक कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है उसको हम सेल वॉल कहेंगे। तो सेल वॉल का भी खुद का सिंथेसिस होते रहता है। ओके, तो अगर हमें पता है कि अगर हम इसमें से किसी भी एक चीज़ को कहीं पर डिस्टर्ब कर देते, अगर हम इस सेल वॉल को निकाल देते हैं, या फिर यहाँ पर टेरिडीन पाबा का जो कन्वर्जन हो रहा है इसको स्टॉप कर देते हैं, या फिर ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसको हम स्टॉप कर देते हैं, किसी भी एक स्टेप के ऊपर अगर हम अटैक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस जो सेल का नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसी तरह से तो हमारे अलग अलग एंटीबायोटिक्स या फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट, इनको हम एंटीबायोटिक कहेंगे तो ये बहुत छोटा रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक हो जाएगा। दिस आर नथिंग बट द कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ओके, ऐसे एजेंट, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कीमोथेरेपी में हम यूज करते हैं। और कीमोथेरेपी क्या है, यूज ऑफ हाईली पोटेंट केमिकल्स इन द थेरेपी और इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज। ओके, तो इसमें एंटीबायोटिक भी आ जाएंगे। कुछ ऐसे ड्रग है जो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, इसलिए हमने उनको एंटीबायोटिक के टॉपिक में हम उनको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स। ओके, सल्फोनामाइड्स आर कॉल्ड एज अ सिंथेटिक एंटीबायोटिक, उनको सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम नहीं लेते। ओके, हमें पता है एंटीबायोटिक क्या है, वो किल करते हैं किसको, किसी भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फंगस को। लेकिन उसी तरह से जिस मैकेनिज्म से, जिस तरीके से एंटीबायोटिक काम करते हैं उसी तरीके से सल्फोनामाइड भी काम करता है, लेकिन वो किसी भी बैक्टीरिया से नहीं लेते, हम किसी भी फंगस से नहीं लेते, तो सिर्फ वो हम लैब में यूज करते हैं, सिंथेटिकली यूज करते हैं, इसीलिए उसको हम सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग कुछ ड्रग यहाँ पर देखने वाले हैं उसके मैकेनिज्म के अनुसार, कि जो क्या करेंगे, एक तो खुद एंटीबायोटिक होंगे या फिर एंटीबायोटिक की तरह काम करेंगे, या फिर इनको हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट कहेंगे। ओके, तो प्रोसेस हमने पहले मैंने आपको कहा था कि अगर हमें दुश्मन के बारे में पता है तो हमारा मैकेनिज्म बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, तो अगर आपको ये सारी प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है तो हम इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने वाले की ड्रग अभी यहाँ पर हम देखने वाले। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस सेल को अभी हमें अगर किल करना है, ओके, तो कौन कौन से मैकेनिज्म से हमारे ड्रग या फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट इसको किल करेंगे, उसके अनुसार हम उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हम कह सकते हैं, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डीएनए से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आरएनए में। ओके, और फिर आरएनए का यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोटीन में। ओके, तो इस तरह से डीएनए का कन्वर्जन होता है आरएनए में और आरएनए का कन्वर्जन हो रहा है प्रोटीन में। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को अगर हम कहीं पर स्टॉप कर देंगे या फिर हमारे जो एजेंट है इस प्रोसेस को अगर स्टॉप करते हैं तो ऐसे एजेंट को हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले, रोकने वाले एजेंट। ओके, तो इसमें कौन कौन एग्जांपल आते हैं, क्लोरामफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन, ओके, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स। ये सारे एंटीबायोटिक्स है जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डीएनए फंक्शन इनहिबिटर। डीएनए का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया था कि उसका होता है यहाँ पर रेप्लिकेशन, वो खुद की कॉपीज बनाता है। ओके, या फिर अदर जो भी अलग अलग डीएनए काम करता है अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, किसी भी और चीज में अगर वो इन्वॉल्व है तो डीएनए का कोई भी ऐसा फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, सारा फंक्शन उसको डिस्टर्ब करने वाले जो एजेंट है उनको हम कहते हैं डीएनए फंक्शन इनहिबिटर। तो मेनली वो क्या करते हैं, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब एक डीएनए से दूसरे 2 डीएनए बन रहे हैं, इस प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। ओके, तो इसमें एग्जांपल है रिफैम्पिन, ओके, जिसको रिफैम्पिसिन भी कहा जाता है, मेट्रोनिडाजोल,
असाइक्लोविर एक एंटीवायरल एजेंट है, ओके, एंटीवायरल एजेंट जो वायरस में इस तरह से काम करता है। तो डीएनए फंक्शन को इनहिबिट करने वाले एजेंट इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्लास इसमें आता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर इसमें क्या है कि ये जो सेल वॉल यहाँ पर आपको दिख रही है, इस सेल वॉल का भी खुद का एक सिंथेसिस होते रहता है कंटिन्यूसली। ये जो नई दीवार है, पुरानी दीवार वहाँ पर निकलती जाती है, नई दीवार बनती जाती है, ओके। तो ये जो सेल वॉल सिंथेसिस की जो प्रोसेस कंटिन्यूस हो रही है, उस प्रोसेस को अगर ये हम रोक दे, ओके, उस प्रोसेस को अगर हम स्टॉप कर दे तो क्या होगा, ये जो सेल वॉल है वो वीक हो जाएगी, दीवार जो है वो वीक हो जाएगी, ओके। और अगर ये दीवार वीक होगी तो जो पूरा जो दुश्मन का एरिया है या उसको हम अड्डा कहेंगे, ओके, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि हम इजीली वो एक्सपोज हो जाएगा, ओके। जो अभी तक एक्सपोज नहीं था, ओके, उसको आजू बाजू में कोई संरक्षण था, ओके, प्रोटेक्शन था, उस प्रोटेक्शन को अगर हम निकालते हैं तो वो पूरा एक्सपोज हो जाएगा और हम इजीली उस दुश्मन को या फिर उस बैक्टीरिया को किल कर सकेंगे, उस सेल को किल कर सकेंगे, ओके। तो इस तरह से सेल वॉल सिंथेसिस का अगर हम इनहिबिशन करते हैं तो भी हम क्या कर सकेंगे, इस सेल को किल कर सकेंगे। तो कौन से एजेंट, ऐसे एजेंट है तो पेनिसिलिन है, ओके, इट इज़ वेरी फेमस एंटीबायोटिक, हमें पता है, ओके, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। उसके बाद सेफेलोस्पोरिन से, साइक्लोसेरिन है, ओके, साइक्लोसेरिन। उसके बाद वैंकोमाइसिन है, बेसिट्रेसिन है। दीज आर सम एंटीबायोटिक्स विच एक्ट एज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, ओके, जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। देन ड्रग्स विच कॉज सेल मेम्ब्रेन लीकेज, ओके, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखो। एक एजेंट जो क्या करता है, सेल वॉल को बनने ही नहीं देता, सेल वॉल का सिंथेसिस रोक देता है, ओके, सेल वॉल को बनने ही नहीं देता। और एक जो एजेंट है वो जो बनी बनाई सेल वॉल है, जो ऑलरेडी बन चुकी है, ऐसी जो सेल वॉल है या फिर सेल मेम्ब्रेन है अंदर की, बाहर सेल वॉल होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। दो अलग अलग चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ओके। सेल वॉल ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और सेल मेम्ब्रेन पतली होती है, अंदर के बाजू में होती है, ओके। तो उस सेल मेम्ब्रेन को अगर हम पंक्चर कर दे, लीक कर दे, तो क्या हो जाएगा, अगर कहीं से भी ये मान लो एक गुब्बारा है, ओके, गुब्बारे में अगर पानी भरा हुआ है या हवा भरी हुई है, पूरा कंटेंट गुब्बारे में है, और उसको अगर हम कहीं पर से पिन मार दे, उसको पंक्चर कर दे, तो क्या हो जाएगा, अंदर का कंटेंट पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये सेल, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अगर हम लीक कर दे किसी मैकेनिज्म से, और कौन सा मैकेनिज्म है, किससे कर सकते हैं, तो उसमें हम इंटरफिशियल टेंशन है उसको बढ़ा सकते हैं, ओके। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर ऑस्मोटिक डिफरेंस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे ये काम हो सकता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर परमिएबिलिटी होती है, सेल की परमिएबिलिटी, कि किसी आयन को अंदर भेजा जाता है, सोडियम पोटेशियम को एंट्री मिलती है, बड़े जो आयन से उनको एंट्री नहीं मिलती है, या फिर अंदर के कंटेंट बाहर नहीं आते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन से अगर हम उस सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, ओके, परमिशन देने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी को अगर हम चेंज कर देंगे, केमिकली चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो सेल वॉल है किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए परमिशन देगा या फिर किसी भी चीज को बाहर जाने के लिए परमिशन देगा, ओके। और इस तरह से अगर हम कह सकेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है वो लीक हो चुकी है, क्योंकि जो चीज सेल के बाहर नहीं जानी चाहिए थी वो भी चीज अभी बाहर जा रही है, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन लीकेज। तो इस तरह से सेल को इस तरह से बैक्टीरिया को किल करने वाले एजेंट कौन है, पॉलीमैक्सिन है, एम्फोटेरिसिन बी है, निस्टेटिन है, ये सारे एजेंट क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को लीक करने का काम करते हैं, ओके। लास्ट मैकेनिज्म, ड्रग्स विच इंटरफेयर विथ मेटाबॉलिज्म, ओके, ड्रग का मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर देख चुके हम कि यहाँ पर काम करने वाले एजेंट भी हम देख चुके हैं, फिर रेप्लिकेशन में काम करने वाले एजेंट भी देख चुके हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट करने वाले एजेंट भी देख चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन को लीक करने वाले एजेंट भी देख चुके हैं। सो लास्ट हमारे जो एजेंट लास्ट स्टेप के ऊपर काम करेंगे, दैट इज
विच इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको कहा कि इसमें टेरिडीन और पाबा इसकी मदद से, ओके, ये टेरिडीन और पाबा कहाँ से मिलेगा बैक्टीरिया को? फ्रॉम होस्ट सेल। हमारे बॉडी में वो रहते, हमारे बॉडी से वो टेरिडीन लेंगे, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड लेंगे, फॉलिक एसिड लेंगे, ओके, हम डाइट से लेंगे, हम डाइट से विटामिन B9 खाएंगे और वो जो रेडीमेड फॉलिक एसिड है वो बैक्टीरिया यूज करेगा, ओके। और बैक्टीरिया फॉलिक एसिड, टेरिडीन, पाबा, इन सब की मदद से डायहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा। डायहाइड्रोफोलिक एसिड का कन्वर्जन THF टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में होगा, उससे प्यूरिन और पिरिमिडिन बनेंगे और उससे आगे चलकर DNA बनेगा, ओके। तो अगर ये जो मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम कहीं पर रोक दें तो क्या होगा? अल्टीमेटली DNA बनेगा ही नहीं। DNA नहीं बनेगा तो पूरा सेल वहां पर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने वाले जो भी एजेंट है उनको हम कहते हैं ड्रग्स इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म। और उसमें बहुत ब्रॉड क्लास है, बड़ा क्लास है। सल्फोनामाइड्स इसमें आते हैं, उसमें पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड आता है, ट्राइमिथोप्रिम आता है, पायरीमिथामाइन आता है, इथैम्बुटॉल आता है, इस तरह के कुछ एजेंट इसमें आते हैं, ओके। सल्फोनामाइड एक बड़ा क्लास है, एक बड़ा क्लास हम नेक्स्ट सेक्शन में ही उसको हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस से क्या होता है कि ये जो कीमोथेरेपी, इट इज़ द बेसिस ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट। इसी तरह से किसी न किसी एक मैकेनिज्म से क्या करेंगे, वो जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया मैं कहने के लिए कहता हूँ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो फंगस हो, उसके सेल को किल करने का काम इसी किसी एक मैकेनिज्म से होगा। तो चाहे हम कोई भी आगे चलकर एजेंट देखें, कोई भी एंटीबायोटिक देखें, कोई भी कीमोथेरेपेटिक एजेंट देखें, उसका मैकेनिज्म लगभग इसके आसपास ही होगा, ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ओके। सो दिस वाज अबाउट मैकेनिज्म विद देयर क्लासिफिकेशन। किस तरह से कौन सा जो क्लास है वो कौन से मैकेनिज्म से काम करता है, तो ये हमें हेल्पफुल होगा, ओके। तो इमेजिट नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि सल्फोनामाइड्स क्या है, ओके, और सल्फोनामाइड्स किस तरह से काम करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इसके मैकेनिज्म में एक स्टोरी बताई, शोले की स्टोरी, तो इसका मैकेनिज्म समझते वक्त भी मैं एक और स्टोरी आपको बताऊंगा, ओके। बहुत सारी मूवीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इमीडिएट नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके बारे में बात करेंगे।